फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट क्या होता है? जैसे कि हमने कहा, हम जब एक्चुअल मास कैलकुलेट करते हैं और जो हमारे पास कैलकुलेटेड मास है, कैलकुलेटेड मास और एक्चुअल मास के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। उसी मास डिफेक्ट से रिलेटेड हम कह सकते हैं एक टर्म और आगे आती है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे। द बाइंडिंग एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिलीज ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स व्हेन गिवन इट टू द न्यूक्लियस। कह सकते हैं कि जब भी न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है तो हमारे पास कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उस एनर्जी की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये आपस में बाइंड रहते हैं। अब अगर आप उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर किसी न्यूक्लियस को दे देते हो तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस आपस में बाइंड है वो रिलीज़ हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप किसी न्यूक्लियस को देते हो जिससे कि उसके सारे न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाएं, रिलीज़ हो जाएं, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप कहते हो बाइंडिंग एनर्जी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है एनर्जी, जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है आपस में एनर्जी, उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उतनी ही एनर्जी अगर आप न्यूक्लियस को दोगे तो वो सारे न्यूक्लियस फ्री हो जाएंगे। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वही हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो हमारे पास आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन है, E=mc²। तो यहाँ पे डेल्टा E जो बाइंडिंग एनर्जी है, डेल्टा M हमारे पास मास डिफेक्ट हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया है, और C हमारे पास आएगी स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो आती है E। बाइंडिंग एनर्जी डेमोन्स्ट्रेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो यहाँ पे हम कहते हैं अगर किसी एटम की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो एटम, वो या फिर वो न्यूक्लियस हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब जितनी ज़्यादा किसी की बाइंडिंग एनर्जी होगी तो हमको उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी उस न्यूक्लियस को देनी पड़ेगी उसके न्यूक्लियस को फ्री करने के लिए। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है इससे आप बता सकते हो एटम्स की, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम वो कम स्टेबल। यहाँ पे आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये टर्म भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जो बाइंडिंग एनर्जी आती है उसको अगर आप मास नंबर से डिवाइड कर देते हो, ए से, या फिर हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फॉर अल्फ़ा पार्टिकल्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास जो है 7.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे अगर आप ड्यूट्रॉन के लिए अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेक करते हैं तो वो है 2.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। मतलब अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल को 7.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हो तब कहीं जाके उसके न्यूक्लियॉन्स फ्री होंगे। और ड्यूट्रॉन के लिए वही हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 2.17, आप 2.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी ड्यूट्रॉन को देते हो तब उसके न्यूक्लियस फ्री होंगे। तो हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल मोर स्टेबल होगा देन ड्यूट्रॉन। तो फॉर ब्रेकिंग द अल्फ़ा पार्टिकल रिक्वायर्ड मच मोर एनर्जी देन ड्यूट्रॉन। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ड्यूट्रॉन। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर मोर स्टेबल देन ड्यूट्रॉन। तो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल है और ड्यूट्रॉन से ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब हमारे पास जो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये जो ग्राफ है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है आपका, और इसको स्टडी करना इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियस फिज़िक्स आप पढ़ रहे हो, न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो उसमें ये जो ग्राफ है बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है। इसके ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, और ये ड्रॉ करना भी कई बार ही आया था, तो इस ग्राफ को बड़े अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास आती है टर्म बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसा कि हमने बात किया, हमारे पास जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है
अगर आप उसको नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई बी टू इट्स मास नंबर ए। तो जो हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी है आप उसको मास नंबर से डिवाइड कर दो तो जो टर्म आएगी इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई बी एन। इसको आप डेल्टा ई बी एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं हमारे पास डेल्टा ई बी एन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको डिवाइड कर देंगे मास नंबर से। फॉर स्टडी ऑफ द कर्व वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो ये जो कर्व हमने बना रखा है ये सबसे पहले तो कर्व चेक करते हैं ये है क्या और किन किन के बीच में कर्व हमारे पास ये है। इस कर्व में हमने एक साइड में प्लॉट करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में और एक साइड में अपने पास है मास नंबर। मतलब अगर आप हाइड्रोजन से शुरू होते हो और पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ बढ़ते हो तो हमारे पास जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हमने मास नंबर वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी जो है ये ग्राफ प्लॉट किया होता है। तो इस ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट इस ग्राफ में आप देख रहे हैं वो है द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई बी एन फर्स्ट इंक्रीजेस। तो हम चेक कर सकते हैं इस ग्राफ के अंदर कि हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं तो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कम है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस तरफ जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो है इंक्रीज़ होगी और फिर एक टाइम पे आकर ये थोड़ी स्टेबल हो जाएगी और फिर रेगुलरली ये डिक्रीज़ इस तरीके से धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी एन फर्स्ट इंक्रीजेज एंड अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। पहले ये इंक्रीज़ होगी और उसके बाद यहाँ कहीं अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगी एंड देन डिक्रीज़ स्लोली। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो हमारे पास कम मास नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होगी। एक टाइम पर अगर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी और उसके बाद में हमारे पास जैसे आप मास नंबर बढ़ाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी अब स्लोली डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। फॉर दोज न्यूक्लियाइज फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियाई जिनमें जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स है वो 4 के मल्टीपल में हो। मतलब या फिर हम कहते हैं न्यूक्लियर जो नंबर ऑफ़ या मास नंबर उसका हम कह रहे हैं 4 है, 8 है, 12 है, या फिर जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर है वो 4, 8, 12 इसके मल्टीपल में होते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी एन इज़ मच मोर देन कंपेयर्ड टू द क्लोज न्यूक्लियाई दस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंगली मोर स्टेबल। तो हम कहते हैं ऐसे न्यूक्लियॉन्स जिसमें हमारे पास एटॉमिक मास नंबर 4, 8, 12 या 16 होता है या इस 4 के मल्टीपल में होता है वो न्यूक्लियॉन्स हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर क्लोज न्यूक्लियस। इसके पीछे बेटा रीज़न आप कह सकते हो हमारे पास न्यूक्लियॉन की कन्फिग्रेशन का हो सकता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीट होती है तो हम उसको कहते हैं हमारे पास स्टेबल एटम है। सिमिलरली हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हम कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स 4 के मल्टीपल में होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूक्लियाइज। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। बेटा इस ग्राफ को आप अच्छे से देखें, इस ग्राफ को ही हम स्टडी करेंगे फ़िलहाल। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पे इसके चलते हैं। जो सेकंड पॉइंट है द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 50 to 80। हम कह रहे हैं वो न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास मास नंबर 50 to 80 है और हाईली स्टेबल, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। द एवरेज डेल्टा ई बी एन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस रेंज में अगर हम बात करें एटॉमिक मास नंबर अगर आप 50 to 80 लेते हो तो हमारे पास जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है वो होती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। फॉर बोथ ए इज़ लेस देन 50। अगर मास नंबर आप 50 से कम ले रहे हो या फिर आप 80 से ज़्यादा ले रहे हो, दोनों ही केसेस में हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पर न्यूक्लियन धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी। नियर द मास नंबर 60 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ मैक्सिमम।
और ऑलमोस्ट हमारे पास मास नंबर जब 60 आता है तो उस 60 मास नंबर के पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो मैक्सिमम होती है। दस द नियरली एलिमेंट्स आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा आर हाईली स्टेबल। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो इस रेंज में जो मास नंबर 60 के आसपास वाले न्यूक्लियाई हैं या एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। और यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है वो है निकल के लिए, जो कि है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कह सकते हैं हमारे आसपास में जो सबसे स्टेबल एलिमेंट या सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई है वो होगा निकल का। दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इन नेचर। तो हम कहते हैं नेचर के अंदर सबसे जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो हमारे पास निकल का है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है, जो इसकी वैल्यू है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ वाई मोल्टन निकल एंड आयरन हाईली फाउंड इन द अर्थ कोर। यही रीज़न है कि हमारे पास अर्थ कोर के अंदर मोस्टली जो मोल्टन फॉर्म में मिलता है तो आयरन मिलता है, निकल मिलता है या कोबाल्ट भी हम कह सकते हैं मिलता है। तो आयरन निकल मिलने का रीज़न यही है कि ये न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है। बाकी सभी न्यूक्लियस इतने स्टेबल नहीं है, तो बाकी सभी न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़न उनका होगा या फिर हम कहेंगे फ्यूज़न हो गए, वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और जब भी वो स्टेबल बनेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो या तो हमारे पास निकल होगा या आयरन होगा। तो हमारे पास यही जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास अर्थ के अंदर मोल्टन फॉर्म में है मोस्टली यही एलिमेंट्स अपने को निकल और आयरन यही अपने को मिलते हैं। इसको आप यहाँ पे ग्राफ में चेक कर सकते हैं जी, जैसा कि वहाँ भी बताया पॉइंट नंबर 2 में कि हमारे पास 50 to 60 हम कह सकते हैं ये वाली जो रेंज है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है मैक्सिमम है। अगर आप इससे नीचे आते हो इस साइड में, इससे पीछे आते हो इस साइड में, तो भी अपने पास बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ होगी। और अगर आप इससे आगे जाते हो मास नंबर तो भी बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी। हमारे पास मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी की रेंज ये है जहाँ पे हमारे पास ए जो है 30 to 50 होगा। और इसमें भी जो निकल है ये हमारे पास सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो है एलिमेंट है, और इसकी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3। फॉर मास नंबर 30 to 170, अगर हम बात करें, अगर हम मास नंबर 30 से ग्रेटर लेते हैं और 170 से नीचे लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ कांस्टेंट एट अबाउट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम हो सकती है जब हम मास नंबर 30 to 170 की बात करते हैं। इन दिस रेंज डेल्टा EBN इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ए। और हम कह सकते हैं अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है, द न्यूक्लियस ऑफ मीडियम मास नंबर आर मोर स्टेबल। तो ये हमने अभी वहाँ ग्राफ में चेक किया, जो मीडियम मास वाले हैं न्यूक्लियाई वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर मास नंबर एंड हायर मास नंबर न्यूक्लियाई। तो हमारे पास मीडियम मास नंबर के जो न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं। इसी वजह से हमारे पास जो हाई मास नंबर वाले न्यूक्लियस हैं वो आपस में, जो हाई मास नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और अपने आप को मीडियम मास में लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। दस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ मीडियम न्यूक्लियाई। तो हम कहते हैं हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई है और वो 2 मीडियम न्यूक्लियाइज में ब्रेक हो जाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। देन द बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज। तो इस केस में हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होगी और रेस्ट मास जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। जब हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होकर मीडियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होगी और रेस्ट मास एनर्जी डिक्रीज़ होगी। और ऐसा न्यूक्लियस करते क्यों है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जो कि हम ग्राफ में देख चुके हैं कि हमारे पास मीडियम मास नंबर वाले न्यूक्लियस हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। सिमिलरली हम कह सकते हैं 2 न्यूक्लियाई
जिनमें मास नंबर लेस देन 10 है, ये भी हमारे पास अनस्टेबल है। हमने अभी चेक किया ग्राफ में कि जब अगर हमारे पास मास नंबर, यहाँ पे हम ग्राफ में एक बार दोबारा चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ये रेंज सबसे स्टेबल है। अगर आपके पास मास नंबर इस रेंज में है 10 से कम, तो ये हमारे पास अनस्टेबल है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो ये कम, या फिर हम कहेंगे लाइटर जो न्यूक्लियस हैं, ये आपस में अपने आप को कंबाइन करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और इस मीडियम रेंज में पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जो हैवी न्यूक्लियस हैं, ये भी हमारे पास कह देंगे कि अभी कम स्टेबल हैं इस वाली रेंज से, तो ये अपने आप को ब्रेक डाउन करेंगे और ये भी इसकी तरफ जाना चाहेंगे, इस रेंज में जाना चाहेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाएं। तो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करेंगे मीडियम रेंज में जाने के लिए, जो लाइटर न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, ये भी इस रेंज में जाने के लिए, ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली 2 न्यूक्लियाई जिनका हमारे पास मास नंबर लेस देन 10 है, कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, वो कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। हेयर ऑल्सो द बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज, यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी और रेस्ट मास डिक्रीज होगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, न्यूक्लियर फिज़न प्रोसेस है जब हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो मीडियम साइज न्यूक्लियस में, तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे न्यूक्लियर फिज़न। और जब हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में कंबाइन करें और एक मीडियम न्यूक्लियाई बनाएं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। और दोनों ही प्रोसेस में हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है और रेस्ट मास एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है। अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो न्यूक्लियर फोर्सेस हम कह सकते हैं कि जैसे आपको पता है, जो प्रोटॉन है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप उनको पास रखते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उनके बीच में होगा और वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स आपस में बाइंड हैं और वो एक जगह बंधे हुए हैं, वो रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसका रीज़न हमारे पास आता है न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स है जो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा पावरफुल फोर्स है, जो उन प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स की। फोर्स विच कीप द न्यूक्लियस इन सच अ स्मॉल प्लेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो वो फोर्स जो न्यूक्लियस को इतनी छोटी सी जगह में बाइंड करके रखती है, उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन फाउंड अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस। तो कुछ फैक्ट हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, न्यूक्लियर फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड, द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियर फोर्सेस है इसकी रेंज बहुत स्मॉल है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करती है। तो जब बहुत न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, तब हमारे पास ये जो है न्यूक्लियर फोर्स पिक्चर में आती है। अदरवाइज़ हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक काम कर सकती है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस तक इसकी इन्फ्लुएंस रहती है, उसके बाद ये डाई ऑफ हो जाती है, मर जाती है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट सेंट्रल फोर्सेस इन नेचर। हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस सेंट्रल फोर्स नहीं है। सेंट्रल फोर्स का मतलब आप कह सकते हो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस निकाली है, तो हम चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं हमारे पास वो सेंट्रल फोर्सेस हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को पार्टिकल्स के सेंटर से कोई डिस्टेंस मेजर नहीं करना है, तो ये जो फोर्सेस हैं ये एक तरीके से सेंट्रल फोर्सेस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ईच न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस डज नॉट इंटरेक्ट विद द अदर न्यूक्लियस प्रेजेंट बट इंटरेक्ट विद ओनली सम ऑफ देम। तो हमारे पास जो जितने भी न्यूक्लियस हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, वो सारे ही एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास 50 न्यूक्लियस हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो एक न्यूक्लियन है वो बाकी के 49 से इंटरेक्ट करेगा। वो हो सकता है एक न्यूक्लियस हमारे पास 10 या 12 से इंटरेक्ट करे, बाकी से इंटरेक्ट ना करे। तो सम ऑफ देम से मतलब कुछ से वो इंटरेक्ट करेगा, सभी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्टिव होंगे।
इन न्यूक्लियस ईच प्रोटॉन इंटरेक्ट विद ऑल अदर प्रोटॉन्स। हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन है और वो कितने दूसरे प्रोटॉन से इंटरेक्ट करेगा, वो जो हमारे पास टर्म है वो होती है Z² के प्रोपोर्शनल। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ना कि हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होगी A² के। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। न्यूक्लियर फोर्सेस के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और कंटिन्यूटी में देखें। थैंक यू।